डू यू लाइक को-करिकुलर एक्टिविटीज? यस, डेफिनेटली आपको भी पसंद होंगी को-करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें आपके स्पोर्ट्स आ जाती हैं, कंपटीशंस आ जाते हैं, क्विज आ जाते हैं, डिबेट्स, स्पीचेस आ जाती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू मास्टर एनी टेस्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपकी तैयारी करवाई जाती है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7, नाम है जिसका लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर। थोड़ा थोड़ा करके इंसान दूर तक चला जाता है। तो इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, आज की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको आउटलाइन बता देती हूँ। तो आउटलाइन हमारी है, सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे यूनिट का कि यूनिट किस बारे में, उसके बाद हम करेंगे पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस, उसके बाद हम करेंगे ग्लॉसरी, देन वोकैबुलरी, उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द एक्सरसाइज, और उसके बाद ग्रामर पार्ट है, फिर एंड पे आ जाएगा राइटिंग स्किल्स। तो ये तो हमारा था रोड मैप। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं चैप्टर का ओवरव्यू के चैप्टर असल में है किस बारे में। तो ऑथर जो है, लिखने वाला जो है, वो इस चैप्टर में अपने बारे में बता रहा है कि वो जब टीन एज में था, 13 से 19 तक की एज को हम कहते हैं टीन एज। तो जब वो टीन एज में था तो उसे बहुत सारी मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ा था। राइटर का ये कहना है कि ये वो मुश्किलात हैं जो उसकी उम्र के हर बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं और हर कोई उससे अपने तरीके के साथ डील कर रहा होता है। और साथ में आथर अपने बारे में ये बताता है कि उसका जो नज़रिया है ज़िंदगी के बारे में वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ अगर हम चलते हैं तो वो अपने डिस्टिंक्शंस के बारे में बताता है, अपने पार्टिसिपेशन के बारे में बताता है कि उसने डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस तरह से हिस्सा लिया और उसकी प्रायोरिटी क्या थी। तो प्रायोरिटी उसकी यही थी कि स्कूल में वो अच्छे ग्रेड्स पे पास हो जाए और वो अच्छी पोजीशंस ले। और उसके बाद उसने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लिया, बहुत सारे उसने कॉम्पिटिशन्स जीते, अवार्ड्स जीते, और जो ये शो करता है कि वो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था। और डिस्टिंक्शंस अगर उसकी बहुत सारी हैं तो उसने उनको कैसे हासिल किया है कि उसने हार्ड वर्क के ज़रिए उनको हासिल किया है। साथ में वो ऑथर जो है वो हमें ये लेसन भी देना चाहता है कि कोई भी जो शख्स है, कोई भी जो बच्चा है, वो ये तमाम डिस्टिंक्शंस ले सकता है, एक वेल राउंडेड स्टूडेंट बन सकता है, पोजीशंस ले सकता है अगर वो मेहनत करे। तो ये हमारे लिए एक सबक भी है इस लेसन के अंदर, हम तमाम बच्चों के लिए, आप तमाम बच्चों के लिए कि मेहनत करेंगे तो आपको स्कूल में ना सिर्फ अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे बल्कि आप एक वेल राउंडेड स्टूडेंट बन जाएंगे। आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ पैदा हो जाएंगी, बहुत सारे कंपटीशंस आप जीतेंगे अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी साथ में हिस्सा लेते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि सिर्फ हमारी स्टडीज़ जो हैं वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि स्टडीज़ किसी भी बच्चे के लिए। जब हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं तो ऑथर जो है अपने जॉब एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है कि जब वो टीन एज में था तो उसने ये सोचा कि वो कुछ जॉब्स करेगा ताकि उसको एक तो तजुर्बा हासिल हो जाएगा, दूसरी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होगी, वो मैच्योर हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, और दूसरे जो है वो अपनी जो है खुद जो है वो माली मदद कर सकता है, फाइनेंशियली हेल्प जो है ना उसको मिल जाएगी। तो उसमें थर्ड पैराग्राफ में अपनी बहुत सारी जो है ना जॉब्स के बारे में बता रहा है। साथ में वो ये लिख रहा है कि इन तमाम जॉब्स ने उसको मैच्योर भी कर दिया, रिस्पॉन्सिबल भी कर दिया और उसे इंडिपेंडेंट रह के जीना भी सिखा दिया है। और इसके साथ साथ लास्ट पैराग्राफ की तरफ अगर हम चलें तो हमें पता चलता है कि तमाम एक्सपीरियंसेस हासिल करने के बाद जो है अब ऑथर को किसी भी किस्म का डर खौफ नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में। वो इतना इंडिपेंडेंट हो गया है, इतना समझदार मैच्योर हो गया है, इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया है कि वो ज़िंदगी को फेस कर सकता है। तो चैप्टर का एंड जो है वो इस सेंटेंस पे कहता है कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं चांद पे कमर डालता हूँ और मैं सितारों में जाके बसेरा कर लेता हूँ। तो किसी भी काम को करने के लिए बच्चों ये ज़रूरी है कि हार्ड वर्क किया जाए और स्टडीज़ के साथ साथ जो है ना आप को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लें ताकि आप एक वेल राउंडेड स्टूडेंट बने। और इससे सिर्फ आपको ये नहीं होगा कि आप वेल राउंडेड स्टूडेंट हैं, बल्कि आपको एक तजुर्बा हासिल होगा, आप ज़िंदगी में हर तरह की सूरत हाल को आप फेस करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये था ओवरव्यू इस चैप्टर का। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, बाकी चैप्टर की तरफ, और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पैराग्राफ नंबर 1 के साथ, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज द ऑथर। ऑथर जो है वो किस किस्म का इंसान है। तो ऑथर लेसन पढ़ने के बाद हमें यही पता चला है कि ऑथर जो है हार्ड वर्किंग इंसान है और उसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में किए हैं और जिनसे वो ज़्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हुआ है।
तो आंसर हम इसका ऐसे लिखेंगे, द ऑथर वाज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। ऑथर जो है एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। ही हैज अ व्यू ऑफ हिज ओन, उसकी अपनी राय है अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में। वो एक हार्ड वर्किंग इंसान है और वो जिंदगी के बारे में एक अपना नजरिया रखता है, अपनी एक राय रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पैराग्राफ नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे के, व्हाट डज द ऑथर वांट टू इम्प्लॉय बाय मेंशनिंग। ऑथर क्या हमें बताना चाहता है ये मेंशन करके इस कोकरिकुलर एक्टिविटीज, जो उसने अपनी कोकरिकुलर एक्टिविटीज को मेंशन किया है, अपने अवार्ड्स को मेंशन किया है। तो ये सारा कुछ मेंशन करने के बाद वो हमें क्या बताना चाहता है? तो ये बिल्कुल एविडेंट है, वो हमें यही बताना चाहता है कि मेहनत जो है, हार्ड वर्क जो है, वो आपको कामयाबी के करीब कर सकता है। तो आंसर हम लिखेंगे कि द ऑथर वांट्स टू टेल अस, ऑथर हमें ये बताना चाहता है दैट ही हैज़ हार्ड वर्क, उसने हार्ड वर्क किया, उसने मेहनत की, एंड अचीव्ड अ लॉट, और उसने बहुत कुछ हासिल किया, मोर देन अ रेगुलर स्टूडेंट, एक रेगुलर स्टूडेंट से ज़्यादा। क्योंकि उसने मेहनत की एक रेगुलर स्टूडेंट से ज़्यादा, तो उसने उसकी अचीवमेंट भी रेगुलर स्टूडेंट से ज़्यादा है। ही वांट्स टू से, वो ये कहना चाहता है दैट एवरीवन कैन डू, कि हर कोई जो है वो कर सकता है, दैट ऑल, ये तमाम कुछ, जो कि जो अचीवमेंट राइटर ने हासिल की ना, ऑथर ने, तो वो ये बता रहा है कि तमाम अचीवमेंट कोई भी शख्स हासिल कर सकता है बाय द डिंट ऑफ देयर लेबर। डिंट ऑफ देयर लेबर मीन्स अपनी मेहनत के जोर पर, डिंट होता है जोर पर। वो कोई भी शख्स अगर मेहनत करता है तो अपनी मेहनत के जोर पर तमाम अचीवमेंट्स को हासिल कर सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, पैराग्राफ नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है कि हाउ हैव दीज जॉब एक्सपीरियंसेस मेड द ऑथर मोर मैच्योर। तो जितने भी ऑथर ने जॉब्स की थी और जितना उसने एक्सपीरियंस गेन किया था, तो उस एक्सपीरियंस ने ऑथर को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा समझदार बनाया था। तो आंसर है इसका कि दीज जॉब एक्सपीरियंसेस मेड द ऑथर मोर मैच्योर, इन तमाम जॉब एक्सपीरियंसेस ने ऑथर को पहले से ज़्यादा समझदार बना दिया एंड रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार बना दिया। विच हेल्प्स हिम नॉट टू बी वरीड अबाउट द फ्यूचर, जिसने उसकी मदद की कि वो अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो, बट टू लुक फॉरवर्ड इट, और वो आगे की तरफ देखे, आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ 4 के साथ, लास्ट पैराग्राफ है हमारे के, व्हाट हैज़ मोटिवेटेड द ऑथर टू पार्टिसिपेट सो एक्टिवली। तो किस चीज़ ने ऑथर को जो है मोटिवेट किया कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करे? तो क्या चीज़ थी वो? आंसर लिखते हैं, द एम ऑफ ऑथर डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक। अच्छा, ऑथर ने जो अपना एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप कर लिया था ज़िंदगी के बारे में, हैज़ गिवन द मोटिवेशन, उसी ने उसको जो है मोटिवेशन दी टू पार्टिसिपेट सो एक्टिवली, कि वो बहुत एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करें या हिस्सा ले, टू बिकम सक्सेसफुल, कामयाब होने के लिए। तो जो उसका एक नज़रिया था ना ज़िंदगी के बारे में, जो दूसरों से डिफरेंट था, वो करना चाहता था, एक ऑल राउंडेड स्टूडेंट बनना चाहता था। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसने उसने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ अवार्ड्स को जीता। तो जो उसका एक अपना नज़रिया था ज़िंदगी के बारे में, उसी ने उसको मोटिवेट किया और उसी के ज़रिए से वो कामयाब हुआ। हीरो नंबर 7 कर रहे हैं और जिसका नाम है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। थोड़ा थोड़ा करके इंसान बहुत दूर तक जा सकता है। तो अब करने जा रहे हैं हम ग्लॉसरी और वोकैबुलरी इकट्ठे ही करेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। एक दो वर्ड का फ़र्क है जो मैंने साथ ही मिला दिए हैं। तो करेंगे हम वोकैबुलरी, साथ में ग्लॉसरी के 2 वर्ड्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो फर्स्ट वर्ड है सर्कमस्टांसेस, जो ग्लॉसरी में भी आया है, वोकैबुलरी में भी आया है। इसका मीनिंग हम लिखेंगे कंडीशंस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पार्टिसिपेंट्स, जो हिस्सा लेता है उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स। अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन समथिंग, एक ऐसा शख्स जो किसी भी चीज़ में हिस्सा ले रहा होता है, वो कहलाता है पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड आ जाता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसको हम कहते हैं दिस इज माई प्रायोरिटी और आर प्रायोरिटी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग को हम कहेंगे प्रायोरिटी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मुकाबले को कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे कंपटीशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग प्रीवियस होता है, जैसे कि चैप्टर में ये वर्ड यूज हुआ है ना, प्रीसीडिंग ईयर्स, पिछले सालों में, पिछले 2 प्रीसीडिंग ईयर्स। तो ये हमारे पास इसका मीनिंग आ जाएगा प्रीवियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सेल। एक्सेल होता है बेटर देन अदर्स, दूसरों से बेहतर होने का हम कहते हैं एक्सेल। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास मोटिवेशन है। मोटिवेशन जो है इंस्पिरेशन होती हैं। और लास्ट वर्ड है हमारे पास करियर। करियर जॉब को कहते हैं, करियर, करियर अ जॉब। वोकैबुलरी का एक्सरसाइज भी जो है वो स्टार्ट करते हैं।
एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज्ड इन द लेसन। फ्रेजेस हमें दी हैं एक्सरसाइज में जिनको हमने एक्सप्लेन करना है, जो कि चैप्टर में यूज हुई हैं। तो फ्रेज नंबर 1 है अ लॉन्ग बम्पी राइड। बम्पी राइड यानी ना हमवार रास्ता जो होता है, जिसपे बम्पी राइड उसको कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग आ जाएगा आ डिफिकल्ट टाइम, मुश्किलात से भरा हुआ रास्ता। बी पे है अर्न द फर्स्ट प्लेस। अर्न हासिल करना होता है फर्स्ट प्लेस यानी पहला दर्जा, पहला दर्जा फर्स्ट पोजीशन हासिल करना, तो इसको हम लिखेंगे गेट फर्स्ट पोजीशन। नंबर सी हमारा आ जाता है वेल राउंडेड स्टूडेंट। वेल राउंडेड स्टूडेंट कौन होता है? वो बच्चा जो पढ़ने में भी आगे होता है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे होता है और जिसमें बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं, उसको हम कहते हैं वेल राउंडेड स्टूडेंट। तो इसका हम मीनिंग लिखेंगे आ स्टूडेंट हैविंग सेवरल टेस्ट एंड एबिलिटी। उसके बाद सेंटेंस नंबर डी है हमारे पास अलोंग अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट। ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट यानी मिलकर काम करने को हम बोलेंगे कि वर्किंग टुगेदर, इसको हम लिख देंगे कि वर्किंग टुगेदर। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास टू लुक फॉरवर्ड टू इट। तो इसका मीनिंग हम लिखेंगे कि टू वेट ईगरली फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत शिद्दत से इंतज़ार करने को हम बोलेंगे टू लुक फॉरवर्ड टू इट। और लास्ट हमारी फ्रेज है मेड इट दिस फार। तो इसका मीनिंग हम लिखेंगे कि हैव कम टू दिस पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे तजुर्बात के बाद आखिर पहुंचा था, तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं मेड इट दिस फार। तो ये हमारी होगी है एक्सरसाइज बी कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास ट्रांसलेट पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन इनटू उर्दू। ये भी हम कर लेते हैं जल्दी से। तो पैराग्राफ नंबर 1 क्या है? द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, गुजरे हुए जो चंद साल थे, हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी, मेरे लिए मुश्किलात से भरे हुए थे। एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज, जैसे कि ये मेरी उम्र के तमाम लोगों के लिए होते हैं। द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट, तजुर्बात जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। बट एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू मैनी ऑफ सेम टीन एज सर्कमस्टांसेस, लेकिन एवरी वन हर एक जो है वो टीन एज के इन हालात में से हर एक को गुजरना पड़ता है। टीन एज कौन सी एज होती है? 13 से लेकर 19 तक के जो बच्चे होते हैं वो टीन एज कहलाते हैं। तो आखिर यहाँ पे यही कह रहा है कि जो टीन एज के बच्चे हैं उनको तकरीबन उन सबको इस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है। एज आई हैव डन, जैसे कि मैं गुजरा हूँ। ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे, और इनमें से हर कोई जो है अपने तरीके से इन तजुर्बात से निमटता है या इन हालात से निमटता है। एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम वी कॉल लाइफ। अब वो ऑथर जो है ना, जिंदगी को वो एक गेम कह रहा है। वो ये कह रहा है कि पर्सनल पार्टिसिपेंट की हैसियत से जो कि मैंने इस गेम में मैंने हिस्सा लिया है, जिसको हम जिंदगी कहते हैं, आई वुड से मैं ये कहना चाहूँगा आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस, कि मैंने पहले दर्जे के लिए कोशिशें की एंड अर्न इट, और मैंने ये हासिल कर लिया। यानी उसने फर्स्ट पोजीशन पाने के लिए कोशिश की और उसने फर्स्ट पोजीशन पा ली। दैट इज जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग। तो ये क्या किस वजह से था? कि मेरा जो चीज़ों के मतलब नज़रिया था ना, वो क्रिएटिव था, तख्लीकी था। इट इज़ बैड, ये बुरा है, बट द फैक्ट इज़ दैट, तो लेकिन हकीकत ये है कि दैट नॉट एवरी वन सीज इट इन द सेम वे एज आई डू, कि हर कोई ज़िंदगी को ऐसे नहीं देखता है जैसे कि मैंने इसको देखा है। तो ये होगी ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। पार्ट करने जा रहे हैं हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। एक्सरसाइज ये है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन यूज करने हैं हमें। सेंटेंस नंबर 1 है द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरीवन ऑफ माई एज। द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, अब अंडरलाइन फ्रेज कौन सी है? अ लॉन्ग बम्पी राइड। इसका मीनिंग बनेगा हमारे पास, ऑप्शन ए है हमारे पास इजी टाइम, बी है हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, सी है लाइयर टाइम। तो लॉन्ग बम्पी राइड होता है हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है हमारा, द ऑथर थिंक्स ही विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट बाय। वेल राउंडेड स्टूडेंट जो है वो कैसे बन सकता है ऑथर? ए पे है कि मेकिंग गुड ग्रेड्स इन एकेडमिक्स, बी है पार्टिसिपेटिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज, सी आ रहा है हमारा ऑप्शन पार्टेकिंग बोथ इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। यानी सी जो है ना इसका करेक्ट वन है। वेल राउंडेड स्टूडेंट आप तभी बन सकते हैं जब आप एकेडमिक में भी अच्छे हों और आप जो दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज़ है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, उनमें भी आप अच्छे हों। तो इसका आंसर सी जो है वो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। नेक्स्ट पेज पर सेंटेंस नंबर 3 है हमारे पास, ही समर जॉब्स इन द प्रीसीडिंग 2 years हेल्प्ड हिम डैश।
तो आंसर ऑप्शन ए है गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी है गेट फाइनेंशियल बूस्ट, और सी हमारा आता है मेक फ्रेंड्स। तो उसकी जो समर जॉब ने उसे क्या दिया था, उसने हासिल किया था इंडिपेंडेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट वन है। नंबर 4 पे आ रहा है हमारे पास, द ऑथर हैज बिकम मोर डैश बिकॉज ऑफ जॉब एक्सपीरियंसेस। तो क्या बन गया था वो, वेल टू डू एंड प्रॉस्पर्स हो गया था वो, बी आ जाता है मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो गया था, और सी आई सोशल एंड वेल नोन। तो मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो गया था ऑथर, तो ये बी जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेंटेंस नंबर 5 है, दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज गिवन द ऑथर द मोटिवेशन ही नीड्स टू बिकम डैश फेमस वेल्दी और सक्सेसफुल। तो पॉजिटिव आउटलुक की जैसे क्या हुआ था, कामयाब हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आंसर क्या है हमारे पास, सक्सेसफुल। ऑप्शन सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ से फिलअप कर लें अपना बुक पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पेज नंबर 84 पे, एक्सरसाइज बी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर। राइटर की कुछ डिस्टिंक्शंस जो हैं वो हमें बतानी है कि उसने क्या क्या अचीवमेंट की थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द ऑथर। ऑथर की कुछ डिस्टिंक्शंस ये हैं, आर कायदे आजम बैच इन स्काउटिंग, कायदे स्काउटिंग में उन्होंने कायदे आजम बैच हासिल किया। उसके बाद विनर ऑफ हुज हू क्विज प्रोग्राम, हुज हू क्विज प्रोग्राम के विनर थे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ था। एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड हासिल किया वाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंटर डिस्ट्रिक्ट डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, और उन्होंने एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड हासिल किया जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोग्राम हुआ था डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में। एंड ऐसे राइटिंग और ऐसे राइटिंग कंपटीशन में फॉर द ईयर 2011 में। तो ये उनके कुछ ऑथर के डिस्टिंक्शंस हैं जो मैंने इधर लिख दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हाउ हैज़ द ऑथर स्पेंट हिज समर वेकेशन। तो समर वेकेशन ऑथर ने अपनी कैसे गुजारी थी। तो याद होगा हमने चैप्टर में ये पढ़ा है कि उसने कुछ जॉब एक्सपीरियंसेस किए थे जिससे उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर बना दिया था। तो आंसर में भी हम लिखेंगे कि द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशंस डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। ऑथर ने अपनी जो समर वेकेशन हैं, छुट्टियां हैं, वो कुछ जॉब्स करने में गुजारी फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि वो अपनी माली तौर पर अपनी मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि व्हाट हैज़ ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब एक्सपीरियंसेस। ऑथर ने अपने समर जॉब एक्सपीरियंसेस से क्या हासिल किया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि ही हैज़ लर्नड टू बी इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम हिज जॉब एक्सपीरियंसेस। ही हैज़ लर्नड, ऑथर ने सीखा टू बी इंडिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जाता है, रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार कैसे बना जाता है फ्रॉम हिज जॉब एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बात से, जॉब के तजुर्बात से। द जॉब्स हैव आल्सो हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली, और इसके साथ जॉब्स ने उसकी फाइनेंशियली भी इसको हेल्प आउट किया, उसकी माली तौर पे भी मदद की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल टू हिम इन फ्यूचर। जितनी भी उसने जॉब्स की थी तो ये तजुर्बा जो था उसके लिए आने वाले सालों में, उसके मुस्तकबिल में किस तरह से उसके लिए हेल्पफुल था। तो आंसर इसका, द एक्सपीरियंसेस हैव मेड हिम मोर कॉन्फिडेंट। ये जितने भी तजुर्बात उसके थे जॉब करने के, तो उन्होंने उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया था। ही इज़ नॉट वरीड अबाउट द फ्यूचर। अब वो जो था वो फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं था, बट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बल्कि उसको अपने फ्यूचर का शिद्दत से इंतज़ार था, बहुत शिद्दत से वो इंतज़ार कर रहा था आने वाले वक्त का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज द राइटर। राइटर जो है वो किस तरह का स्टूडेंट था, और स्टूडेंट है, और विच ऑफ हिज क्वालिटीज इम्प्रेस योर। कौन सी क्वालिटीज हैं जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया है। तो सच्ची बात है भाई, मुझे तो उसके हार्ड वर्क ने इम्प्रेस किया है कि वो वेल राउंडेड स्टूडेंट था, स्टडीज़ में भी अच्छे मार्क्स हमेशा लिए, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी लिए, इसके साथ उसके जॉब एक्सपीरियंसेस भी थे। तो इसका आंसर भी मैंने इसी तरह से लिखा है कि द ऑथर इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। ऑथर जो है एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है। आई एम मोस्ट इम्प्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ बाय हिज हार्ड वर्क, उसकी मेहनत करने की वजह से, एंड हिज टाइम मैनेजमेंट, और उसने टाइम को जिस तरह से मैनेज किया था, के साथ में उसने पढ़ा भी और साथ साथ उसने अपनी जॉब भी की, फाइनेंशियली भी अपने आप को हेल्प आउट किया, और साथ में उसने एक्सपीरियंस भी गेन किया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन तमाम चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया।
पेज नंबर 85 है, पार्ट हम करने जा रहे हैं ग्रामर। और ग्रामर में हमारा जो टॉपिक है वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउंस को जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं। जब हम किसी को मखसूस किए बगैर बात करते हैं, ख़ास किए बगैर बात करते हैं, इन जनरल वे में बात करते हैं, तो वो कहलाते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो इसको मज़ीद हम सीखेंगे एक्सरसाइज में। सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास, इंडेफिनेट प्रोनाउंस को हमने अंडरलाइन करना है। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 है, एवरीबडी एंजॉयज अ गुड मूवी। तो एवरीबडी इंजॉय करता है गुड मूवी को, यानी हर कोई जो है गुड अच्छी जो मूवी है उसको एंजॉय करता है। तो एवरीबडी यहाँ पे हमने किसी को भी खास करके बात नहीं की है, एवरीबडी कोई भी कर सकता है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन वही होता है जब हम किसी को मखसूस किए बगैर बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा एवरीबडी। इसको एवरीबडी को अंडरलाइन करना है। तो एज यूजुअल मैंने आंसर भी यहाँ पे लिख दिए, आप यहाँ से भी अपना बुक के ऊपर मार्क कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है हमारे पास, डज एनीबडी हैव द टाइम। तो यहाँ पे एनीबडी जो है हमारा आंसर है, इसको हमने अंडरलाइन करना है। सेंटेंस नंबर 3 है, वन सैंग व्हाइल द अदर प्लेड द गिटार। तो वन जो है, वन इंडेफिनेट प्रोनाउन है यहाँ पर। सेंटेंस नंबर 4 में, नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन। तो नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता है उस मुश्किल को जो कि मैंने देखी है। तो नोबडी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन। सेंटेंस नंबर 5 है, द सीक्रेट हैज़ नोन बाय फ्यू। सीक्रेट जो है कुछ लोग ही जानते हैं, तो फ्यू जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन। सेंटेंस नंबर 6 है, नो द सीक्रेट वाज नोन बाय मैनी। नहीं, सीक्रेट जो है वो बहुत सारे लोगों को पता है। तो यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है ना वो आएगा मैनी, बहुत सारे लोगों को। ठीक है। सेंटेंस नंबर 7 आ जाएगा, मैथमेटिक्स इज टू हार्ड फॉर सम। कुछ लोगों के लिए जो मैथमेटिक्स है वो ज़्यादा मुश्किल है। तो सम जो है ये हमारा आगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। सेंटेंस नंबर 8 है, श्योरली यू रिकग्नाइज समबडी। आप जो है यकीनन आप कुछ लोगों को पहचानते हैं। तो कुछ लोग, समबडी जो है ये अगेन हमारा आ गया इंडेफिनेट प्रोनाउन। और लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, इज दिस एनीथिंग दैट आई कैन डू। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एनीथिंग जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज बी पे। टिक द वर्क विच एग्रीज द इंडेफिनेट प्रोनाउन। वो वर्ब हमने लगाना है जो कि इंडेफिनेट प्रोनाउन के मुताबिक है। अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर यूज होता है सिंगुलर हम वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल यूज होता है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 1 है, ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैज और हैव इनटू ब्रैकेट है वन वोट। तो ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स में से हर एक। तो फैमिली मेंबर्स की सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक एक की बात कर रहे हैं, ईच ऑफ हर एक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैज। ईच ऑफ द फैमिली मेंबर हैज वन वोट। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है हमारा, वन ऑफ द बॉयज। आंसर यहाँ पे लिखे हैं, वन ऑफ द बॉयज ईट और ईट्स पिज्जा एवरी वीक। तो वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, हर रोज जो है सॉरी हर वीक जो है वो पिज्जा खाता है। तो ईट लगाएंगे, ईट्स लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर सिंगुलर आ गया, यहाँ पे हम लगाएंगे ईट्स। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है कि बोथ ऑफ द आंसर्स इज और आर करेक्ट। तो बोथ ऑफ द आंसर, दोनों ही जो जवाब थे वो सही थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ब आर, बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। सेंटेंस नंबर 4 हमारा आ जाता है, अ फ्यू ऑफ द स्टाफ वाज और वर गॉन टुडे। अ फ्यू ऑफ द स्टाफ में से कुछ लोग जो हैं वो चले गए थे आज। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब वर, प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है, ऑल ऑफ द एनिमल्स, तमाम जानवर जो थे, रन और रन्स व्हेन दे आर स्केयर्ड, भागते हैं जब वो डर जाते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स हैं तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे रन। ऑल ऑफ द एनिमल्स रन व्हेन दे आर स्केयर्ड। सेंटेंस नंबर 6 है कि समवन हैज और हैव हिज ओन थॉट्स। समवन हैज और हैव, समवन कोई एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वर्ब लगाएंगे हैज, समवन हैज हिज ओन थॉट्स। और सेंटेंस नंबर 7 है, यू नो दैट अदर्स हैव और हैज ट्राइड दिस। यू नो दैट अदर्स, अदर्स प्लूरल आ गया है तो प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हैव, दैट अदर्स हैव ट्राइड दिस। तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट बी। पेज नंबर 86 पर आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिकॉल कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उर्दू अगर सेंटेंस हम देखते हैं तो उसके एंड पे आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लगाते हैं हैज हैव और साथ में हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। तो एक्सरसाइज सी में अभी हमें क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में हमें फर्स्ट वर्ब दे दी है तो उसको हमने यूज करना है इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास हाउ लॉन्ग डैश और ब्रैकेट में ही और वर्ब हमारे पास आ गया लिव इन कराची। तो क्वेश्चन आया है तो हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन वर्ड है। पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन हमारे पास क्या यूज हो रहा है। ही है तो ही सिंगुलर है तो ही के साथ हम लगाएंगे हैज। हाउ लॉन्ग हैज, उसके बाद हम लगाएंगे ही और थर्ड फॉर्म लगा देंगे लिव की, तो लिव की थर्ड फॉर्म बनती है लिव्ड। हाउ लॉन्ग हैज ही लिव्ड इन कराची, वो कराची में कितने अरसे से रह रहा है, इसका मीनिंग ये बनेगा। तो सेंटेंस नंबर 2 है हमारा कि आई डैश स्पीक चाइनीज फॉर 20 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई के साथ हैव के साथ हम लगाएंगे स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। आई हैव स्पोकन चाइनीज फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 सालों से चाइनीज बोल रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 3 है कि डैश आलिया फ्लाई। आलिया जो है हमारे पास सब्जेक्ट है और फ्लाई जो है हमारे पास वर्ब है। इन एन एयरपोर्ट बिफोर, क्या आलिया एयरपोर्ट पर इससे पहले गई है या उसने सफ़र किया है एयरप्लेन में। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है हैज़। आलिया सिंगुलर है तो इसके साथ हमने लगाना है हैज़ आलिया। और फ्लाई की थर्ड फॉर्म लगा देंगे फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ठीक है। तो हैज़ आलिया फ्लोन इन एयरप्लेन बिफोर, क्या आलिया ने हवाई जहाज में इससे पहले सफ़र किया है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है हमारा शान डैश नॉट गो टू लंच येट। नॉट, नॉट से बनेगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, गो हमारी वर्ब है। तो यहाँ पे शान के साथ हम लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ हम लगाएंगे नॉट और उसके बाद हम लगाएंगे गोन की थर्ड, गो की थर्ड फॉर्म, ठीक है। शान हैज़ नॉट गॉन टू लंच येट, शान अभी तक लंच करने नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है कि आर क्लास डैश टेक अ ट्रिप फील्ड ट्रिप 3 मंथ्स 3 टाइम्स दिस ईयर। तो क्लास के साथ हम लगाएंगे हैज़, कलेक्टिव नाउन है जो एज अ सिंगुलर स्टैंड करते हैं। तो आर क्लास हैज़, टेक की थर्ड फॉर्म लगा देंगे टेकन, क्लास हैज़ टेकन अ फील्ड ट्रिप 3 टाइम्स दिस ईयर, ठीक है। उसके बाद हम सेंटेंस नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि वेयर, वेयर से क्वेश्चन बनना हुआ आगे आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और डैश के बाद इनटू ब्रैकेट है दे हमारा सब्जेक्ट है और मूव हमारी वर्ब है। तो वेयर दे के साथ हम हैज़, क्योंकि प्लूरल है तो हम हैव लगाते हैं, तो वेयर के बाद हम लगाएंगे हैव, वेयर हैव, उसके बाद लगाएंगे दे और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म मूव। मूव की थर्ड फॉर्म बनेगी मूव्ड, मूव टू, वेयर हैव दे मूव टू, ठीक है। सेंटेंस नंबर 7 है कि जवेरिया डैश आस्क दैट क्वेश्चन 4 टाइम्स टुडे। अब आस्क के हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, जवेरिया जो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, इसके साथ हम लगाएंगे हैज़। जवेरिया हैज़ आस्क्ड दैट क्वेश्चन 4 टाइम्स टुडे। तो ये एक्सरसाइज थी हमारी होगी है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में हमें एक्सरसाइज ए में लिखनी है प्रेसी ऑफ पैराग्राफ नंबर 2। तो प्रेसी जो है वो समरी ही होती है किसी भी पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ नंबर 2 को समराइज मैंने कर दिया है। देखिए मैंने क्या लिखा है, माई पार्टिसिपेटेड इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। मैंने एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। माई टॉप प्रायोरिटी वाज टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल। मेरे लिए सबसे अहम क्या था, स्कूल में मुझे अच्छे ग्रेड्स लेने थे। बट आई ऑल्सो नो द इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। लेकिन इसके साथ साथ मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अहमियत भी पता थी। आई टूक अवार्ड्स इन स्काउटिंग। मैंने स्काउटिंग में अवार्ड लिया, क्विज प्रोग्राम में मैंने अवार्ड लिया, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड मैंने लिया। आई ज्वाइन सम क्लब्स। इसके साथ मैंने कुछ क्लब्स को भी ज्वाइन किया, सच एज जैसे कि रीडिंग क्लब हो गया और कंप्यूटर क्लब हो गया। तो ये होगी प्रेसी पैराग्राफ नंबर 2 की। तो प्रेसी है जो हम समरी लिखते हैं वो हमेशा होती है किसी भी पैराग्राफ का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा या 1/3 थर्ड पार्ट होता है। तो ये आपकी होगी पैराग्राफ नंबर 2 की समरी। राइटिंग स्किल्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास राइट एन एसे ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज और प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर फ्यूचर। तो ये ऐसे हमने लिखना है 220 से 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। तो ये ऐसे जो है बेटे आप करेंगे किसी भी ग्रामर की बुक से और इसको बहुत अच्छे वाला प्रिपेयर करेंगे क्योंकि एंड एक्सरसाइज में जितने भी ऐसे होते हैं पेपर में एक ऐसे उनमें से ज़रूर आ रहा होता है। तो ये एक्सरसाइज का ऐसे है, इसको आपने खुद से रेडी करना है, किसी भी ग्रामर की बुक से आपने इसको रेडी कर लेना है। तो आज की वीडियो जो है यहाँ यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इसको दोबारा से देखिएगा तमाम पार्ट्स को ताकि आपको चीज़ें और कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाएँ और इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये भी एक जो है ना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्यूचर के हवाले से अगर हम देखें
तो जितने भी ऑथर के नज़रियात थे, जितनी उसकी अचीवमेंट्स थी, जितने उसके एक्सपीरियंसेस थे, तो ये एक बच्चे को इतनी समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें भी इतनी समझदारी से काम लेते हुए अपने फ्यूचर के लिए जो है ना इस तरह के एक्सपीरियंस हमें भी ज़रूर करने चाहिए, ताकि हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो, हमारे अंदर समझदारी आए अब और हम आने वाली ज़िंदगी को फेस करने के काबिल हो जाएँ। तो ये वीडियो जो है इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी और आपको करना क्या है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ में कमेंट ज़रूर देने हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेके आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।